Hello, everybody. Welcome to the concept recap classes. Today, we are going to discuss uh, about the chapter number 5 of class 9, the fundamental unit of life, and it contains the details about the cell. ओके तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में और उनका क्या क्या फंक्शन होता है बेसिकली इन सब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले करने वाले जो इंसान थे वो थे रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी कर दी थी। ओके, तो बेसिकली इन्होंने जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने वो एक सॉरी अबाउट दैट, बेसिकली जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो एक स्लाइस ऑफ कॉक से की थी। ओके, कॉर्क यानी कि जो ट्री बार्क होता है अपना, उससे इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ट्री बार्क को देखा तो इन्हें ना एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर मिला। हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर, इन्होंने उस हनीकॉम स्ट्रक्चर का एनालाइज किया। बेसिकली हनीकॉम स्ट्रक्चर जब इनको मिल गया उसके बाद में इन्होंने उसको एनालाइज किया, जो कि ऐसा कुछ दिखता था। देखिए ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये वाला इस तरह का कुछ हनीकॉम स्ट्रक्चर अपना दिखता था। इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ओके, इन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ कुछ लाइनिंग्स हैं सेल वॉल जैसी, ये सेल्स बने हुए हैं, छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई हैं। ये छोटी यूनिट्स अपन को पता है ये सेल हैं, ठीक है। और इन्होंने इन यूनिट्स का नाम दिया था सेल। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट रॉबर्ट हुक के बारे में डिटेल में, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसीलिए इन साइंटिस्ट और इन सब का नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी यूजिंग हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, क्योंकि इन उस टाइम पे बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप तो चलना नहीं करते थे, तो इन्होंने अपना एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बना लिया था। ओके, उसके थ्रू इन्होंने ट्री बाग के अंदर एक स्लाइस ऑफ कॉक को देखा जो कि कुछ ऐसी दिखती थी, है ना, ऐसी दिखती थी, और इन्होंने देख लिया था। इनको इनकी इसी काम को आगे ले जाते हुए रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया था। न्यूक्लियस जो कि सेल के अंदर होता है। जैसे ये अपना सेल है, सपोज ये अपना सेल है, ऐसे बना देते हैं इसको। तो ये जो चीज़ है सेंटर में मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो चीज़ जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। तो रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया था। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1831 में, याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। हर बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कभी मत भूलना। ये दो, सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों का नाम रॉबर्ट से शुरू होता है, बट कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड देन उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, जैसे पुकिंजी आते हैं अपने, जिन्होंने 1839 में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो टर्म थी इसको कॉइन किया था। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दो बायोलॉजिस्ट आते हैं, स्क्लेडन एंड स्किवान। 1839 के आसपास इन्होंने इसी सेल थ्योरी को आगे एक्सपैंड किया। ओके, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं। एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, आप गो थ्रू जरूर करिएगा उस टेबल को एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, इन्होंने तो जैसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। अब क्या हो जाता है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से अपना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके, ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता है अराउंड आपका 1940s में, ठीक है, 1940s में। तो इसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं अपन आगे आके देखेंगे। सेल होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली सेल के।
कोई ऐसा बना होता है, कोई ऐसा बना होता है, ठीक है। इन कंपोनेंट्स का अपन बाद में नाम देखेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से अपन ने इनको देखना शुरू कर दिया था। ओके, तो ये थी अपने सेल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी, किसने किसको डिस्कवर किया। ये जो माइक्रोस्कोप है ये वाला, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में टेबल गिवन था तो मुझे इसके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी था। बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन था जो आज के टाइम यूज़ होता है मॉडर्न डेज में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, आपकी लैब्स में जाके देखना स्कूल की, इस टाइप का माइक्रोस्कोप में आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो अनियन पील होगी या फिर आपका बाग हो गया, ट्री बाग हो गया, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और इधर से इस लेंस के थ्रू यहाँ से देखेंगे और बेसिकली इसके थ्रू इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ से आई पीस के थ्रू इसको देखेंगे और ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस होगी, यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से इधर के रिफ्लेक्शन होते हुए यहाँ से लाइट आएगी तो आपको स्विच मतलब बेसिकली आपको दिख जाएगा, क्लियर दिख जाएगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। इससे भी काफ़ी अच्छा वर्जन दिखेगा, बट ये तो मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए रखा है यहाँ पे कि ये दैट्स इट। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल बहुत सारे होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में अगर आप देखें टाइप्स ऑफ सेल कितने हो सकते हैं, एक स्पर्म भी एक अपना टाइप ऑफ सेल है, एग भी जो कि फीमेल्स में होता है, स्पर्म मेल्स में होता है, ठीक है। एग होता है जो फीमेल्स में होता है, स्पर्म मेल्स में होता है। जो रूट हेयर सेल है जो अपने बालों में होता है, ये अपने सर में, अपने पूरी बॉडी में होता है, ओके। एपिथेलियल सेल्स बेसिकली स्किन सेल्स को बोला जाता है, ओके। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इम्यूनिटी में आपके काम करते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी में मदद करते हैं आपकी। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली जो आपका खून है, हीमोग्लोबिन है, उसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। मसल सेल जो आपकी हर एक मसल, बॉडी की हर एक मसल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नर्व सेल होता है, नर्व सेल की शेप देखो थोड़ी बहुत ही डिफरेंट है और यूनिक है, ठीक है। इन शेप इनकी अलग अलग शेप्स होने का रीज़न ये है क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन करते हैं सारे बॉडी के अंदर। ये अलग फंक्शन कर रहा है, ये अलग फंक्शन कर रहा है, ये अलग, तो उन फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इनकी शेप डिफाइंड है, ठीक है। मोर और लेस ये सिमिलर मतलब एक जैसी सी रहती है डिफरेंट सेल्स की। बेसिकली आपस में जैसे रेड ब्लड सेल्स बहुत सारे होंगे, उनकी शेप्स आपस में सेम रहेगी, लेकिन इनकी आपस में बिटवीन देम डिफरेंट शेप्स है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व सेल और ये आपका स्पर्म सेल। इसके बारे में तो अपन आगे इन फर्दर क्लासेस इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आपका ये जो अमीबा होता है, आपने कभी अमीबा के बारे में सुना होगा। बेसिकली सेल जो होता है ये दो तरह का होता है बेसिकली। यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह का हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, जैसे कि अपने जो अमीबा है, अमीबा, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। जैसे कि पैरामीशियम है, ठीक है। कैल्मिडोमानस है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। मल्टीसेलुलर में सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनको छोड़ के। इन जो दो चार एक मैंने बताए हैं आपको, इनके अलावा कुछ और होते हैं। मोस्टली 99% जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ह्यूमंस देख लो, आप अपना खुद का एग्जांपल ले लो, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। कोई भी चीज़ आप देख लो, वेजिटेबल्स, एनीथिंग, ठीक है, ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। और बेसिकली इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर एक सेल का बना होता है, मल्टीसेलुलर डिफरेंट सेल्स का बना होता है। इसमें मल्टीसेलुलर में ये जो मैं आपको आगे बता दूंगा वैसे तो डिटेल में। मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये अपना खाना ऑस्मोसिस के डिफ्यूजन के थ्रू लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू, शेप चेंज करके भी लेता है, ये दोनों तरह से लेता है। शेप चेंज करके अमीबा लेता है अपना खाना, अमीबा। ये इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ये बेसिकली मेनली डिफ्यूजन से ही लेते हैं, शेप चेंज करके कभी नहीं लेते हैं खाना, ठीक है। खाना मीन्स इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है वो बेसिकली
खाने के थ्रू होती है एक तरह से। ओके, तो ये मेनली डिफ्यूजन से लेते हैं मोस्टली, ठीक है। ओके देन अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में दोनों गिवन है। सेल मेम्ब्रेन को अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एज यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली अपनी किस चीज़ से बनी होती है, पहले अपन इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस डिटेल में दिया है, बहुत मतलब डिफरेंस ठीक ठाक है, आपको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की अच्छे से। तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आप ऐसे देखो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों से बनी हुई होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों से बनी हुई होती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स को अपन लिपिड्स भी बोल देते हैं, लिपिड्स, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, अभी के लिए आप इनको एक ही मानो, ठीक है। एंड जो सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन होता है, ओके, सेल वॉल बेसिकली रिजिड होती है, हार्ड होती है ये, ओके। एंड ये आपकी सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है, चिटिन से बनी हुई होती है, या फिर आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिखा है देखो, सेल्यूलोज से प्लांट्स में बनी हुई होती है, चिटिन में फंगाई से बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन में बैक्टीरिया से बनी हुई होती है। बेसिकली आप सेल्यूलोज याद रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज एंड चिटिन, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल वॉल होती है ये हमेशा रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी रिलेटिवली सॉफ्ट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? सेल वॉल आउटर सरफेस में मिलती है किसी भी सेल के, और सेल मेम्ब्रेन अंदर वाले हिस्से में मिलती है यहाँ। जैसे मैं अगर सेल वॉल इधर मिलेगी, सपोज ये सेल वॉल है, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की साइड मिलेगी थोड़ी, मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, बाहर जो चीज़ होगी उसको हार्ड होना पड़ेगा एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हार्ड होती है, बेसिक सा था, ठीक है। हमेशा याद रखना ये रिलेटिवली रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फॉस्फोलिपिड, बेसिकली लिपिड ही है ये, इसका मतलब लिपिड ही है, एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से, ओके, याद रखना। एंड दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलती है आपको, सारे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सब में। लेकिन जो आपकी सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट, फंगाई में मिलती है, ठीक है, बैक्टीरियाज में भी मिलती है और कुछ एल्गीज में। बेसिकली जो प्लांट किंगडम के, मेनली प्लांट किंगडम और अपार्ट फ्रॉम एनिमल किंगडम जितने भी किंगडम्स हैं उनमें अपन को सेल वॉल मिलती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है, बिकॉज अपने पास जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स एक जगह खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है, तो उनको सपोर्ट के लिए एक हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन उनकी सेल वॉल की होती है, ऑब्वियस सी बात है। अपने पास कल्चरल फैक्टर्स हैं, अपन अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, तो उनको ज़रूरत नहीं है रिलेटिवली, क्योंकि उनके पास लेग्स हैं, वो मूव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बारिश में, ठंड में, तो उनको रिलेटिवली उतनी हार्ड आउटर सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए सेल वॉल अपने अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा होता है ना कि प्लांट, मान लीजिए कोई सेल है सपोज, और ये सेल मेम्ब्रेन है, येलो कलर में सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की साइड ये पूरा ग्रीन कलर का सेल है, ठीक है। अगर उसको कुछ बाहर से अपना फूड लेना है, एनर्जी लेनी है, तो क्या करेगा ये? एनर्जी लेनी है, ऑक्सीजन लेना है, कुछ भी लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेता है। ऑक्सीजन लेना है, O2 सर्वाइवल के लिए, इसको CO2 रिलीज़ करनी है, CO2 रिलीज़ करनी है, इसको फूड लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे लेगा? ये सब चीज़ें इस मेम्ब्रेन, जब ये अलाउ करेगी मेम्ब्रेन, तभी तो ले पाएगा ना। तो ये मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ चीज़ें अलाउ करती है, सेलेक्टिव चीज़ें अलाउ करती है, जैसे कि O2 को अलाउ करेगी अपने अंदर आना, ठीक है, O2 ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेगा ये सेल, हर सेल को, लिविंग सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फूड अपने अंदर ले लेगा ये,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। देखिए अंदर और बाहर दोनों, मतलब इन इन एंड आउट दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं सेल के अंदर, ठीक है, इन एंड आउट, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसी चीज होती है जैसे अंदर सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने देता है, तो हर चीज को बाहर नहीं जाने दे रहा, हर चीज को अंदर नहीं आने दे रहा, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ना, ये फुल्ली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। कहने का मतलब है जैसे वाटर होता है, वाटर, ठीक है, वाटर वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेल वॉल अगर वाटर को अलाउ नहीं करेगा तो जो अपना सेल है वो मर जाएगा पानी के बिना, क्योंकि उसको पानी की रिक्वायरमेंट है। तो पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनको जैसे न्यूट्रिशन हो गया, एयर में जो न्यूट्रिशन है सपोज मॉइस्चर में, ठीक है, ये चीज़ें ये अलाउ करता है सेलेक्टिवली। लेकिन जैसे जो फूड पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, या फिर आपका ऐसे समझ लो कोई प्रोटीन आ रहा है, उसको अलाउ नहीं करता है जनरली, ठीक है। सेलेक्टिव चीज़ें अलाउ करता है, वाटर में भी मॉइस्चर के फॉर्मेट में अलाउ करेगा इसको ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है सेल वॉल, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। और ये क्या करता है, पासेज इन और आउट सेल का बेसिकली कंट्रोल करता है। ये सेल शेप को मेंटेन करता है, ये बैरियर है सराउंडिंग और सेल के बीच में, बेसिकली सिंपल सा बैरियर है, ये कोई प्रोटेक्शन इतनी खास प्रोवाइड कर नहीं रहा है अदर देन अंदर के ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकलने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। ये रे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रहा था, मैंने बताया था आपको सेल के अंदर। ये सेल है, इसके अंदर अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ठीक है, या फिर इसको खाना अंदर लेना है, फूड, या फिर इसको पानी अंदर लेना है, वाटर, तो इस प्रोसेस में जिसमें कि गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों मीडियम्स का इंटरचेंज हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन, ओके। याद रखना तीनों मीडियम्स में। ऑस्मोसिस जो है ना, डिफ्यूजन का एक टाइप है, स्पेशल टाइप है, ये इसी का टाइप है स्पेशल। मीन्स जब सिर्फ और सिर्फ वाटर, ओनली वाटर की मूवमेंट होगी, वाटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ होगी वाटर की मूवमेंट, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो डायग्राम में दिखाया है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ये देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। अब क्या हो रहा है ना, मैंने क्या बोला है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट यानी वाटर, ठीक है, वाटर। अपन सिर्फ वाटर वाले केस को ऑस्मोसिस मान रहे हैं, तो मूवमेंट किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। आप देखो मूवमेंट किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ऐसे आ रहा है समझ। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन में ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ध्यान से पढ़ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अब आई एम अगेन हाईलाइटिंग सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, यानी कि पानी की मूवमेंट हो रही है जहां पानी, जहां कंसंट्रेशन कम है, बेसिकली लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ पे सॉल्वेंट में बेसिकली हाई कंसंट्रेशन जाए, पानी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ जहाँ पानी कम है वहाँ पे जाएगा, बेसिकली पानी की ये शॉर्टेज को कंप्लीट करेगा। तो ऑस्मोसिस के ही थ्रू अपने जो प्लांट्स होते हैं वो पानी लेते हैं। कैसे लेते हैं, सपोज ये रूट है प्लांट की, ठीक है, ये रूट है, सपोज पानी यहाँ पे H2O, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब क्या करेगा, यहाँ इस सेल में पानी नहीं है, यहाँ पानी की कमी है, ठीक है, यहाँ पानी की कमी है, तो अब क्या करेगा, अब ज़्यादा पानी से कम पानी की ओर भागेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऐसे, तो प्लांट की रूट्स इसी प्रोसेस से अपना पानी एब्जॉर्ब करती है ज़मीन से, ओके। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। और चलिए ऑस्मोसिस समझ आ गया, डिफ्यूजन समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जैसे पैरामीशियम और अमीबा का मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो अमीबा का स्ट्रक्चर ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जो फूड कैसे लेता है, मान लीजिए यहाँ कोई फूड है तो इसको चारों तरफ से अपने एनक्लोज कर लेगा और ये अपने अंदर धीरे धीरे ले जाएगा। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिगर बता दिया है बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं।